सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दृष्टिबाधित एवं वाणी बाधित या वाक दोष वाले बालकों के विषय में। तो यहाँ पर आप देखिए, जो दृष्टिबाधित या वाणी बाधित बालक होते हैं, इनमें मुख्य रूप से क्या कमी पाई जाती है या फिर इन बच्चों को किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इन बच्चों की पहचान हम कैसे करें, इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो देखने में भी कई प्रकार होते हैं। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको कुछ दिखाई देता होगा, कुछ नहीं दिखाई देता होगा। ऐसा बच्चा जिसको चश्मा लगाने पर थोड़ा सही से दिखाई देता होगा, या ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता होगा। सेम यही स्थिति है वाणी बाधित। बहुत सारे बच्चे हैं जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या फिर वो देर से बोलना सीख पाते हैं, सही से शब्दों को नहीं बोल पाते हैं। तो इन सारे बच्चों की समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, इन्हीं के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। देखिए, पहला है यहाँ पर देखिए, साधारणतः हम दृष्टि बाधित बालकों को दो भागों में बांटते हैं। जो बच्चे जिनको देखने में समस्या है, यानी कि दृष्टि मतलब क्या होता है, आंख होता है। तो बाधित मतलब समस्या, तो आंख में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक, यानी कि जिनको कुछ कुछ दिखाई देता है, कुछ कुछ दिखाई नहीं देता है। और दूसरा है पूर्ण रूप से अंधे बालक, यानी कि जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हम समझेंगे किस तरीके से इनको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे अलग करते हैं। तो देखिए, आंशिक दृष्टिबाधित बालक में क्या चीजें होती हैं। देखिए, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक वह होते हैं जो कि बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या सरल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 20 से 70 तक उत्तम आंख में होती है। यह 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक तो देख सकते हैं, परंतु बाधित बालकों की दृष्टि सामान्यतः किसी बीमारी आदि के कारण कम हो जाती है। इसके बाद देखिए, आंशिक रूप से या दृष्टि बाधित बालकों को चार भागों में बांटा जाता है। पहला है वह बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी 20/70 से 20/200 के बीच होती है। ठीक है, वह बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी समस्या से पीड़ित है। फिर देखिए, वह बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित हैं या उन रोगों से ग्रस्त हैं जो गंभीर नेत्र रोग होते हैं। फिर है वह बालक जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं तथा चिकित्सकों के अनुसार यह कम देखने वाले बालकों को दिए जाने वाले सामान के आधार पर ही लाभान्वित हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, अतः आंशिक रूप से बाधित बालकों को मेडिकल परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। इन बालकों की आंखों का भी परीक्षण किया जाना अति आवश्यक होता है। विद्यालयों में भी स्वास्थ्य सेवा विभागों का यह कर्तव्य है कि वह भी विद्यालयों में परीक्षण व्यवस्था कराएं तथा बालकों को तत्संबंधी निर्देश दें। इसके बाद है गंभीर दृष्टिबाधित बालक। गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों को पहचानना अत्यंत सरल है। यह बालक ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 2/20 होती है तथा यह श्रव्य यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। यह बालक चलने में छड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह बालक शैक्षिक कार्य हेतु नेत्रहीन तब समझे जाते हैं जब उनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। इससे कम होने पर अथवा इस प्रकार की कोई अन्य असमर्थता होने पर भी बालकों को अंधों की श्रेणी में डाला जाता है। ऐसे बालक जिनकी दृष्टि बहुत अधिक बाधित होती है तथा वह बालक रंगों का भेद तक नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर के द्वारा इन बालकों को पहचान कर इन्हें चश्मा लगाया जाता है। इनका समय समय पर परीक्षण किया जाता है ताकि इनकी आंखों की दशा में जितना संभव हो सुधार हो जाए, तथा यदि बालकों की आंखें पर ऑपरेशन द्वारा ठीक कराई जा रही हैं तो बालक के चश्मे का भी ध्यान रखना चाहिए। चूंकि अंधे बालक अपनी दूसरी इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इनकी अन्य इंद्रियों के स्वास्थ्य की परवाह करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर इनको हम कितने भागों में बांटते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वर्ग स्तर है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वर्ग स्तर को यहाँ पर डिवाइड किया गया है अलग अलग वर्ग में। तो यहाँ पर आप देखिए, उत्तम आंख जो होती है, यहाँ पर देखिए 6/9 से 6/18 के बीच। फिर यहाँ पर आप देखिए क्षतिपूर्ण आंख। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए 6/24 से 6/36 और ये 20% होता है ये बाधिता का स्तर पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो। ठीक है, 20% लोग जो आंखों की समस्या पीड़ित हैं उसमें से 20% लोग इसी स्तर के होते हैं। फिर अब देखिए वर्ग 1 में कौन आते हैं, तो देखिए 6/24 से 6/36 तक और 6/60 से 0। ठीक है, तो ये क्षतिपूर्ण आंख की श्रेणी में तो ये 40% होते हैं। अब देखिए वर्ग 2 में 6 उत्तम आंख की श्रेणी में 6/36 से 6/60 और क्षतिपूर्ण आंख में 3/60 से 0, ये 75% होता है इनका परसेंटेज। ठीक है, और 1 से 0 या दृष्टि क्षेत्र 100, ये 100%। तो इस तरीके से यहाँ पर बाधिता का प्रतिशत यहाँ पर कितना होता है ये बांट दिया गया है कि कितने से कितना दिखाई देगा तो परसेंटेज उसका क्या होगा, या कितने से कितना दिखाई देगा तो उसका परसेंट कितना हम मानेंगे। ठीक है, कि कितना दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को। अब देखिए दृष्टि बाधितों की पहचान कैसे हम करेंगे, तो भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टि बाधितों की परिभाषा देते हुए कहा कि वह बालक होते हैं कि यह वे बालक होते हैं जो कि अपनी पूर्ण दृष्टि लुप्त कर चुके हैं, दृष्टि बाधिता 6/60 या 20/200 से अधिक न हो तथा चश्मे का प्रयोग एक आंख हेतु उत्तम हो। फिर है दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो तथा 20 डिग्री का कोण या इससे कम का बनता हो। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि दृष्टि बाधित बालक वह होते हैं जिनकी दृष्टि खो चुकी होती है तथा यह बालक ब्रेल लिपि अथवा अन्य श्रवण शिक्षण सामग्रियों का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें आंशिक रूप से बाधित बालक भी कहा जाता है, जो कि चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्य वस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक हम उन्हीं को कहते हैं जो चश्मे का प्रयोग करके या चीजों को पढ़ पाते हैं, थोड़ा बहुत वो पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देता है। अब देखिए दृष्टि बाधित बालकों को पहचानना अधिक कठिन काम नहीं है, उनका परीक्षण करके आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इन बालकों की पहचान करने के लिए स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। यह अत्यंत सरल परीक्षण है, शिक्षकों द्वारा इस चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु यह अधिक व्यवहारिक नहीं होता है। वह बालक जो कि जन्म से अंधे होते हैं उनकी पहचान माता पिता ही कर लेते हैं तथा वह बालक जो कि आंशिक रूप से बाधित हैं उनकी पहचान करने के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इसी में बालकों को पहचान लिया जाता है। यह बालक जिस प्रकार पढ़ते लिखते हैं उसी के आधार पर इन्हें पहचान लिया जाता है, परंतु इसमें कई प्रशिक्षित अध्यापकों की भी सहायता ली जाती है। कुछ बालक दिखने में तो सामान्य होते हैं परंतु वह वास्तव में बाधित होते हैं, अतः एक प्रशिक्षित अध्यापक ही इनके बारे में पता लगा सकता है। के बाद देखिए दृष्टि बाधित बालकों के लक्षण निम्नलिखित होते हैं। यह बालक अक्सर सिरदर्द की शिकायत करते हैं, यह बार बार आंखों को मलते हैं, आंखों से लगातार पानी बहता रहता है, जब यह वस्तुओं को दूर से देखते हैं तो इनके शरीर में तनाव रहता है, कभी कभी इनकी आंखें लाल हो जाती हैं, इनकी आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है, प्रकाश के प्रति यह बालक अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं, कभी कभी इनकी आंखों में टेढ़ापन या भोंगापन भी हो सकता है। अतः इन बालकों में यह सारे लक्षण होते हैं। इसके बाद है दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताएं। मानव के जीवन में दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक अनुभव मानवों की दृष्टि से ही संबंधित होते हैं तथा दृष्टि बाधित व्यक्ति का जीवन भी बाधित हो जाता है। परंतु जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक विकलांग बालक जो कि अपने हाथ पैरों से लाचार है वह भी अपना कार्य करता ही है, ठीक उसी प्रकार से दृष्टि बाधित बालक भी किसी न किसी प्रकार से अपना स्वयं का कार्य कर ही लेते हैं। परंतु विकलांग की तरह ही दृष्टि बाधित बालकों में भी कई विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो पहला है यहाँ पर दृष्टि बाधितों की मानसिक योग्यता, इसको हम यहाँ पर पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा दृष्टि बाधितों की भाषा का विकास और दृष्टि बाधितों के सामाजिक व समायोजन संबंधी जो कार्य हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एक को। सबसे पहले देखिए दृष्टि बाधितों की मानसिक योग्यता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। देखिए दृष्टि बाधित बालक वह होते हैं जो कि अपनी आंखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं, अतः यह बाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। शोध तथा अनुसंधान कार्यों से यह पता चलता है कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाए या शिक्षा का अवसर मिल सके तब उनकी बुद्धि लब्धि अचानक बढ़ जाती है। यह बालक किसी वस्तु की दूरी को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वे दूर को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वह दूरी को देख नहीं सकते हैं, यानी कि बहुत दूरी की वस्तु को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि दृष्टि बाधित है, देखने में समस्या है, तो अतः इनकी दूरी का प्रत्यय विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है,
दृष्टिबाधित बालकों में प्रत्ययों का विकास स्पर्श अनुभव से होता है। इन्हें दो अलग अलग प्रकार से स्पर्श अनुभव होते हैं। प्रथम विश्लेषण स्पर्श अनुभव तथा द्वितीय संश्लेषण स्पर्श अनुभव से होता है। दृष्टिबाधित बालकों में एकाग्रता का विकास अधिक होता है। देखने से एकाग्रता प्रभावित होती है तथा सुनने का कौशल उत्तम होता है। इसके फलस्वरूप ज्ञानात्मक विकास में स्थानपन्न की कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से ये चीज पता होगी कि जो लोग देख नहीं पाते हैं सही से, वो चीजों को स्पर्श करके पहचान जाते हैं, या अगर आप नोट या सिक्के कोई भी आप उनको दोगे तो आप सिक्के भी वो आसानी से पहचान जाएंगे कि ये सिक्का 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है या 10 रुपए का सिक्का है। वो सिर्फ स्पर्श करके, छू करके। इसी प्रकार से नोट भी आप दोगे तो नोट भी वो स्पर्श से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो उनके जो स्पर्श करने वाली इंद्रिय होती है, जो इंद्रियां होती हैं स्पर्श वाली, वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाती हैं, क्योंकि उनका देखने की, आपको पता है कि अगर व्यक्ति देख नहीं पाता है तो स्पर्श करने की जो इंद्रियां हैं वो ज्यादा काम करने लगती हैं उस व्यक्ति की। अब देखिए दृष्टिबाधितों की भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। दृष्टिबाधित बालक भाषा दोषी नहीं होते हैं। यह ठीक प्रकार से सुन तथा बोल सकते हैं। यह सुनना तथा बोलना भी भाषा के प्रमुख कौशल होते हैं। मुख्य रूप से भाषा को ही संप्रेषण का माध्यम माना जाता है, परंतु अंधे बालकों का सीखने का तरीका अन्य बालकों से पूर्णतः भिन्न होता है, क्योंकि सामान्य बालक देखकर सीखते हैं तथा दृष्टिबाधित बालक इस प्रकार के अनुभवों से वंचित रहते हैं। यह सिर्फ शब्दों से ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, न कि इंद्रियों के माध्यम से। दृष्टिबाधित बालक सुनकर ही शब्दों का चयन करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि इंद्रिय क्रियाशील नहीं होती है। संपूर्ण जानकारी व ज्ञान श्रवण इंद्रियों पर भी निर्धारित होता है। किसी वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण इन्हें नहीं हो पाता है तथा तथ्यों को भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है। उसे रंगों का कोई भी बोध नहीं होता है। इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती है तथा इनके अनुभव भी पूर्ण नहीं होते हैं। उनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित रहता है। अब देखिए दृष्टिबाधितों के सामाजिक व समायोजन संबंधी कार्य। तो देखिए दृष्टिबाधित बालकों के व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। यदि इन बालकों को समायोजन क्षमता की समस्या सामाजिक कारणों से होती है तो यह बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दृष्टिबाधित बालकों के बारे में पूरी जानकारी ले ली, किस तरीके से ये होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से हम इनका ये समाज में जो है समायोजन करते हैं और किस तरीके से ये अपने दैनिक कार्यों को करते हैं। ठीक है, और इनकी शिक्षा आपको पता है कि किस विधि से होती है, ब्रेल लिपि के माध्यम से। ब्रेल लिपि के माध्यम से ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है उनको हम ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाते हैं, और ये आपको जरूर याद रखना है। इसमें इस तरीके से 6 डॉट बने होते हैं और उसी की सहायता से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो लुई ब्रेल ने किया था। और इसमें इस तरीके से 6 होल होते हैं और इसी की सहायता से हम बच्चों को पढ़ाते हैं ब्रेल लिपि के माध्यम से, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर है वाणी बाधित बालकों का वर्गीकरण, यानी कि जो बच्चे जिनको बोलने में समस्या होती है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ऐसे बच्चे जो वाणी दोष से पीड़ित होते हैं, इनको आप देखिए निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला है प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष, यानी कि ये शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, इनको कुछ ना कुछ समस्या होती है। इसके बाद देखिए हकलाना, उसके बाद आवाज की समस्या, फिर है अंगीय वाणी के दोष, फिर है कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या, फिर है देर से बोलने का विकास। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष, फंक्शनल आर्टिक्यूलेटरी डिफेक्ट। तो यह बालक वह होते हैं जो कि शब्द उच्चारण दोष से ग्रसित होते हैं। यह दोष ऐसा होता है जिसमें बालक शब्द का एक अक्षर बोलते हैं तथा दूसरा अक्षर भूल जाते हैं। जैसे कौवा को सिर्फ कौ कह देते हैं। कभी कभी यह बालक एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि गलत बोलते हैं, जैसे पहले कौवा कहते हैं फिर तौवा कहते हैं। कभी कभी यह ध्वनि को टेढ़ा करके बोलते हैं। यह प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष होता है। प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष के मुख्य दो कारण होते हैं। पहला है त्रुटिपूर्ण अधिगम और दूसरा है अंगीय दोष, यानी कि ये बच्चे पूरा शब्द नहीं बोल पाते हैं, या पूरा शब्द नहीं बोलते, या शब्द को उल्टा करके बोलते हैं। जैसे कलम बोलना है तो चलम बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से कौवा बोलना है तो उसको देखिए यहाँ पर तौवा बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में उच्चारणात्मक दोष होता है। तो त्रुटिपूर्ण अधिगम के अंतर्गत बालक को लाड प्यार के द्वारा जब सिखाया जाता है तो बालक शब्दों को गलत ही समझने तथा गलत ही बोलते हैं।
जैसे बालकों को बचपन में लाड प्यार से रोटी की जगह लोटी कहा जाता है, यह बालक शुरू से ही लोटी सुनते सुनते अंत तक रोटी को लोटी ही कहते हैं। जबकि अंगीय दोष के अंतर्गत कई बार मुख की दोषपूर्ण बनावट के कारण या फिर सुनने की दोषपूर्ण अवस्था के कारण बालकों की वाणी में समस्या आ जाती है। अंगीय दोष वाले बालकों को यह सिखाना चाहिए कि यह सामने से बोलने वालों को ध्यानपूर्वक सुने तथा फिर बोले। ठीक है, इस प्रकार के दोषी बालक 70 से 80% तक होते हैं। इनमें से आधे बालक स, प, त या ड जैसी ध्वनियों को निकाल पाते हैं, परंतु फिर भी यह बालक 10 से अधिक ध्वनियां गलत निकालते हैं, तो इसे गंभीर दोष नहीं समझा जाता है। अब देखिए इसके बाद है हकलाना। हकलाना एक वाणी दोष है, परंतु 1000 बालकों में से सिर्फ 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बार बार दोहराते जाते हैं। कभी कभी यह बोलते बोलते रुक जाते हैं और कभी कभी यह बोलते समय उलझन भी महसूस करते हैं, जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना आदि। बालकों की इन समस्याओं का मुख्य कारण गति की अयोग्यताएं हैं, जो बोलने को प्रभावित करती हैं तथा स्नायु वाणी बंद हो सकता है, पर इसे हकलाने से संबंधित दोष नहीं समझा जाता। हकलाने पर किए गए कई अनुसंधानों से पता चलता है कि 3 वर्ष की आयु से ही बालकों का हकलाना प्रारंभ हो जाता है। कई अनुसंधानों द्वारा यह भी पता लगा है कि हकलाना चिंता प्रेरित व्यवहार या एंजाइटी मोटिव बिहेवियर का ही एक रूप है तथा अभिभावक व अध्यापक ही इसके उत्तरदायी होते हैं। हकलाने के 2 कारण माने जाते हैं, पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। कई बार घर में बड़े लोगों के हकलाने का पूर्ण असर बालकों पर पड़ता है। अनुसंधानों से हकलाने का कोई भी अंगीय या ऑर्गेनिक कारण सामने नहीं आया है। इसका कारण भी पिता का व्यवहार हो सकता है। तीसरा है आवाज की समस्या या वॉइस प्रॉब्लम्स। आवाज की समस्या वह होती है जबकि एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना चाहिए तथा किन परिस्थिति में नीचा, अतः यही स्वर दोष या आवाज की समस्या कहलाता है। आवाज की समस्या को दोष नहीं माना जाता, पर इसे समस्या का नाम दिया गया है। इस विषय में कर्टिस ने कहा है कि estimates vary but probably from 1 to 2% of school children present significant voice problems। यानी कि 1 या 2% ही बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल्स में जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम होती है या आवाज संबंधी दिक्कत होती है। 1 या 2% पूरे स्कूल में अगर मान लीजिए 500 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं तो ऐसे बहुत ही कम बच्चों को ये समस्या होती है। या फिर मान लीजिए 1000 या फिर मान लीजिए 100 बच्चे ही हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में आपको पता है 100, 200, 400, 500 यही संख्या होती है। तो अगर हम 100 को ही मान लें तो 1 या 2% यानी कि 100 में से 1 या 2 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इस समस्या से पीड़ित होंगे या हकलाने की समस्या होगी या वाणी संबंधी दोष होगा ऐसे बच्चों में। तो आवाज की समस्या जो है ये 3 प्रकार की होती है। पहला यहाँ पर देखिए, एक स्वर में बोलना दोषपूर्ण होता है, अर्थात बालक या तो बहुत ऊंचा बोलता है या फिर स्तर से एकदम नीचे होकर बोलता है, अर्थात उसका स्वर दोषपूर्ण होता है। फिर है वह आवाज जो बिना किसी उतार चढ़ाव के एक ही स्तर तक चलती है, वह इस अवस्था में आती है। यह प्रवृत्तियां मुख्यतः शर्मीले बच्चों में पाई जाती हैं। गुण संबंधी दोष प्रायः कई प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है आवाज में भारीपन, दूसरा है जोर जोर से सांस लेकर बोलना, तीसरा है नाक से बोलना, चौथा है आवाज में कसैलापन लाकर बोलना, पांचवा है अटक अटक कर बोलना। कई बार यह दोष अधिक होने से इन बालकों को चिकित्सकों की सहायता लेनी पड़ती है ताकि इनके कान, नाक व गले का इलाज कराया जा सके। इसके बाद देखिए है अंगीय बोलने के दोष, ऑर्गेनिक स्पीच इम्पेयर्ड। तो सन 1800 में यहाँ पर देखिए हैरलिप की बात हो रही है। हैरलिप ने सन 1800 में बालकों की तालू प्लेट, लेफ्ट प्लेट से संबंधित समस्या के बारे में बताया। इसके दोष में वायु मुख व नाक के छेद से बिना रुकावट के आती जाती रहती है, अतः बालक नाक से बोलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क, प, ब, ट, ज आदि शब्दों के उच्चारण में कठिनाई आती है। कठोर या मुलायम तालु शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। अगर यह इस प्रकार ठीक नहीं हो सके तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऑब्ट्यूरेट्स का प्रयोग किया जाता है। बोलने के दोष को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, साथ ही साथ इनके सामाजिक समायोजन की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक होता है। इसके बाद है कम सुनने वाले बालक के साथ बोलने की समस्या। तो हियरिंग प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन विथ स्पीच प्रॉब्लम्स। कभी कभी हम सुनने वाले बालकों के साथ इनमें बोलने की भी समस्या उत्पन्न होती है। यह दोष बालकों के सुनने के दोष पर निर्भर होता है।
आज 100 में से 3 छात्रों की सुनने की शक्ति कम पाई जाती है। अनेक बालकों में सुनने के दोष होते हैं तथा इसी से बोलने के दोष उत्पन्न होते हैं। कभी कभी बचपन में हुई बीमारियां जैसे कि जुकाम या इन्फ्लुएंजा आदि के कारण भी यह दोष उत्पन्न होता है। इस पर प्रारंभ में ही ध्यान देना आवश्यक होता है, अन्यथा बालक गंभीर बाधित हो जाते हैं। मशीन के प्रयोग द्वारा भी सुनने में मदद ली जा सकती है। तो सुनने वाले जो बच्चे सही से नहीं सुन पाते हैं उनको मशीन दी जाती है, सरकार की तरफ से दी जाती है, हॉस्पिटल्स में सुविधा होती है कि जिससे वो आसानी से सुन पाए। फिर है मंदित वाणी का विकास। कई बार कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता का विकास देरी से होता है। लगभग 100 बालकों में से 5 बालक इस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला है शब्द सुनने में, दूसरा है उत्तर देने में देरी करते हैं, तीसरा है शब्दों की संख्या ठीक नहीं बताते हैं, चौथा है बोलने का अभ्यास करने में, पांचवा है कठोर व्यवहार का सामना करने में, छठवां है संकोची रहने में। अतः इस प्रकार से बालक मंदित वाणी बालक कहलाते हैं। अब देखिए, वाक दोष का क्या अर्थ है और वाक दोष की हम पहचान कैसे करेंगे। तो वाक दोष का जो अर्थ है, यानी कि वाणी बाधित विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात भली भांति समझ में नहीं आती, ठीक है, अथवा देर से समझ आती है। बोलने के दोष मुख्य रूप से उच्चारण संबंधी दोष, देर से बोलने वाले दोष, हकलाना, ओष्ठ विकृति, यानी कि ओठों में ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम है जिससे बच्चे शब्द बोलते तो सही है लेकिन वो शब्द निकलते सही नहीं है, आवाज की समस्या, श्रवण विकृति, ये सभी होते हैं। अब देखिए, वाणी बाधितों या वाक दोष की पहचान हम कैसे करते हैं। तो देखिए, वाणी बाधित बालकों की पहचान के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। पहला है, सर्वप्रथम कक्षा में इन दोषी बालकों को पहचानना चाहिए तथा हकलाने वाले बच्चों को अलग कर उन्हें परामर्श चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। फिर है, कक्षा शिक्षा में ही आवाज के दोष वाले बालकों को पहचान लें। जो बालक नाक से बोलते हैं या जिनकी आवाज में भारीपन हो या जो बहुत धीमे या तेज बोलते हैं, उनकी पहचान करें। इसके बाद है, शारीरिक दोष वाले बालकों को उनके दोष के कारण पहचाना जा सके। फिर है, कम सुनने वाले बालकों तथा देर से बोलने वाले बालकों की समस्या भी कक्षा शिक्षण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कभी कभी ये हकलाते भी हैं, अतः किसी भी कक्षा में पाए जाते हैं। कभी कभी भय, सदमा, क्रोध अथवा शर्म के कारण यह बालक हकलाने लगते हैं। इसकी वजह से भी इनमें असामान्यता पाई जाती है तथा यह बालक शब्द संयोजन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने दृष्टि बाधित बच्चे और वाणी बाधित बच्चों के बारे में यहाँ पर आपने पूरा पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करिएगा, और अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी जाकर के आप देख सकते हैं, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रही हूँ 7705 95 45 49। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी, आप किसी कोर्स को अगर आप सारे के सारे विषयों की कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, 8 के 8 विषयों के आपको हाथों से लिखे हुए हमारे नोट्स चाहिए या कोई भी मदद चाहिए, तो इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।